जय हिंद, राम राम। आज होगा ज्योग्राफी, जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप में होमवर्क दे दिया गया है। ठीक ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में नदी करवाएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कटिबंध से लेके पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक ना। उसके बाद स्थल मंडल हो जाएगा, आपका चट्टान हो जाएगा, ये सारा होगा। भूकंप होगा, ठीक ना, पूरा भूकंप तक लेंगे। फिर मैदान लेंगे, पठार लेंगे, ये सारा होगा। और इसके बाद लुसेंट समाप्त होने के बाद स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस होगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए, क्या हुआ? अब हाँ, पहले चैप्टर 3 निकालिए, निकाल लिए चैप्टर 3। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर 4, उसके ऊपर देखिए कटिबंध होगा। पृथ्वी की चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बहुत ज़्यादा आगे चल गए होंगे शायद। निकला ज्योग्राफी, निकला। फिर ज्योग्राफी निकालिए। हाँ, निकला। चलिए, हाँ, आइए कटिबंध की ओर। प्रत्येक गोलार्ध को कटिबंध ताप के आधार पर, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? कटिबंध। प्रत्येक गोलार्ध में ताप के आधार पे कई भागों में बांटा गया है। अब प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे हम? कटिबंध। एनी डाउट? तो पहला है उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। ठीक ना। पहला है उष्ण कटिबंध। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के भाग को कहेंगे हम उष्ण कटिबंध। बात समझे कि नहीं? विषुवत रेखा कितना डिग्री कहते हैं? 0 डिग्री को। विषुवत रेखा कितना डिग्री को? 0 डिग्री। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण को हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। और इस भाग में मौसम सदैव क्या होता है? गर्म होता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूरज की किरण क्या होती है? लंबवत। ठीक ना। जिसका प्रभाव जो है ना 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को जो है ना गर्म क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ें। अगला है बाबू उपोष्ण कटिबंध। ठीक ना। उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और 30 से 45 डिग्री दक्षिण, यानी दोनों गोलार्ध में लेना है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध किसको कहते हैं? विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री से उत्तर को उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध। बात समझे कि नहीं? लेकिन 0 से 30 उत्तर और दक्षिण वाले को हम कहेंगे उष्ण कटिबंध और 30 से 45 वाले को उत्तर से दक्षिण को हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। एक चेयर उधर कर दो मीनाक्षी। चलो बैठ जाइए। आगे बढ़ें। तो उपोष्ण कटिबंध 30 से 45 डिग्री। अब आइए शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध 45 से 66 डिग्री उत्तर और 45 से 66 डिग्री दक्षिण वाले कटिबंध को हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ सूर्य की किरण तिरछी रहेगी, यानी कि सूर्य की किरण यहाँ सूर्य का प्रकाश कम होगा, इसीलिए यहाँ मौसम कैसा होगा? ठंड मौसम होगा। ठीक ना। बात समझे? इसीलिए कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। अब आते हैं चौथा, ध्रुवीय कटिबंध। निकल गया बाबू। ध्रुवीय कटिबंध 66 से कहीं कहीं आप अलग अलग बुक पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा अंतर मिल सकता है। बात समझिए? अलग अलग बुक में
हाँ, डिग्री में अलग अलग बुक में थोड़ा सा अंतर मिल सकता है, ठीक ना, तो इसके लिए घबराना नहीं है, एग्जाम में पकड़ा जाएगा। ध्रुवीय कटिबंध जिसको हम बोलेंगे पोलर जोन, 66 से 90 डिग्री, 66 से 90 डिग्री, 66 से 90 डिग्री। आजा 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 आजा। इस पे बैठ जाओ। कटिबंध निकालिए। 66 से 90 डिग्री तो क्या बोलेंगे हम? ध्रुवीय कटिबंध। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, जब भी होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों, बात समझे कि नहीं? इसीलिए वहाँ लिखा होगा बुक में उत्तर और दक्षिण। उत्तर बता रहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण बता रहा है दक्षिणी गोलार्ध। फिर से देखिए, 0 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण वाले को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध, ठीक ना। और 30 से 45 वाले को क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंध। 45 से 66 वाले को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। और 66 से 90 वाले को क्या कहेंगे? ध्रुवीय कटिबंध। एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा बताइए, अक्ष किसे कहते हैं बाबू साहब? अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे हम? अक्ष। क्या कहेंगे? अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है उसे क्या कहेंगे? अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे बाबू? अक्ष। क्या कहेंगे? अक्ष। बताइएगा, ध्रुव, ध्रुव किसे कहेंगे? पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिससे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। पृथ्वी पे वे दो बिंदु जिससे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्रुव। क्या कहलाते हैं? ध्रुव। बताइएगा, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश किसे कहते हैं? बताइए, किसी स्थान की, ध्यान से सुनिएगा, किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहेंगे? अक्षांश। काहे कि उत्तर दक्षिण क्यों बोला? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो इसको एक लाइन में अगर सटीक परिभाषा बोले हम अक्षांश का, विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को हम क्या कहेंगे? विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को हम कहेंगे अक्षांश। विषुवत रेखा से उत्तर के कोणीय दूरी को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और विषुवत रेखा से दक्षिण की कोणीय दूरी को बोलेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आइए अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा के समांतर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को कहेंगे हम, वहीं उधर 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 ही रहिए, उधर रहिए। उधर बैठ जाना, उधर चलो, उधर बैठ जाओ, दोनों आ जाएगा, वहाँ पीछे बैठ जाएगा, तुम उधर चल जाओ। हाँ वहाँ चल जाएगा, तुम उधर चल जाओ। टूल दे दो, एगो टूल दे दो। एक आ जाओ वहाँ पे, एक वहाँ पे आ जाओ, एगो पीछे आ जाओ। उधर कुर्सी या टूल लग रहा है, जो लगा लगा लो। चलिए अब आइए देशांतर। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा समझ में आ गया। विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। उत्तर वाले को उत्तरी अक्षांश, दक्षिण वाले को दक्षिणी अक्षांश। चलिए अब आइए देशांतर रेखा। 0 डिग्री रेखा को क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। वहाँ नहीं लिखा है बाबू, ठीक ना, वहाँ नहीं लिखा है। 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक ना।
जो कि लंदन के वेधशाला से गुजरता है, ठीक ना। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं बाबू भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं हम प्रधान मध्याह्न रेखा, जिससे समय का निर्धारण होता है, जो कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरता है लंदन से। बात समझे कि नहीं? एनी डाउट? आगे बढ़ें। अब बताइए देशांतर किसे कहेंगे? किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से, किसी देशांतर की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को, पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को कहेंगे हम देशांतर रेखा, और सॉरी देशांतर कहेंगे। और देशांतर रेखाएं किसे कहेंगे? एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? काल्पनिक देशांतर रेखाएं। चलिए, हाँ, देशांतर रेखा। आगे बढ़िए। अब आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में तैयार हैं आप लोग? चलिए पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों ने। कौन कौन 3 भाग है? हाँ, क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट को हम कहेंगे बाबू भूप्रपटी, और मेटल को कहेंगे आवरण, और कोर को कहेंगे केंद्रीय भाग। अच्छा, एक बात बताइए, क्रस्ट, मेटल, कोर को 3 भाग में किसने बांटा था? जान रहे हैं? हाँ, ग्रांट ने। किसने बांटा था? ग्रांट ने। लिख लीजिए, वहाँ नहीं लिखल है, ग्रांट ने। किसने बांटा था? ग्रांट, गोवाका ग्रांट, ठीक ना, ग्रांट ने बांटा था। गोवाका तो ग्रांट ने बांटा था। किसने बांटा था? ग्रांट ने। वहाँ लिख लीजिए, नीचे होगा, सबसे नीचे होगा भूपट्टी, मेटल, कोर, ठीक ना। किसने बांटा था? ग्रांट ने। अब हम पढ़ते हैं बाबू भूपट्टी के विषय में। किसके विषय में पढ़ते हैं? भूप्रॉपर्टी के विषय में। भूप्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम? क्रस्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? नहीं भाई मेरे, भूप्रॉपर्टी। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? भूप्रॉपर्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, क्रस्ट कितने किलोमीटर तक को क्रस्ट कहते हैं? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर को? 34 किलोमीटर को। बताइएगा, क्रस्ट में किस चट्टान की प्रधानता होती है? बेसाल्ट की। कौन सा चट्टान? बेसाल्ट चट्टान की। किसकी प्रधानता होती है? बेसाल्ट चट्टान की। किसकी प्रधानता होती है? बेसाल्ट। अच्छा, एक बात बताइए, इसके कितने भाग होते हैं? बेसाल्ट के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन? सियाल और सीमा। अच्छा बाबू बताइए, तो सियाल का स्पेलिंग बोलिए तो? भैया सियाल का स्पेलिंग SIAL। SI से हो गया सिलिकॉन, AL से हो गया एल्यूमान, यानी कि सियाल जो बना होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। इसमें प्रधानता होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। किसकी प्रधानता होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। और अगला है सीमा। सीमा हो गया SIMA। सीमा हो गया SIMA। सीमा हो गया SIMA, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इधर ही टीचर वाला में BPSC में कुछ क्वेश्चन पूछा था, भूप्रॉपर्टी में किसकी प्रधानता होती है? देख रहे हैं आप लोग, देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो लूसेंट लिख ले रहेगा, उसी को मॉडिफाई करके पूछेगा। कोई शिफ्ट में BPSC वाला में, टीचर वाला में क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, सीमा और सियाल। सीमा में भी है SI और सियाल में भी है SI। दोनों में है कि ना SI, यानी सिलिकॉन दोनों में है कि ना। तो किसकी प्रधानता हो गया? सिलिकॉन की। किसकी प्रधानता हो गया? सिलिकॉन की। यही क्वेश्चन पूछा था। तो पढ़ते समय हम हाई हटेंगे नहीं, तो इनका दिमाग को खोल के रखना है। बात समझेंगे? दिमाग को क्या करना है? आप सब कुछ जानिएगा, लेकिन उसी में आपको फंसाएगा। बात समझे? आपको जड़ में ही फंसाएगा, बेसिक में ही। यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखल है भूप्रॉपर्टी में किसकी प्रधानता है? सियाल की। हाँ, लेकिन यहाँ लिखल है। बात समझे? देखे ना, सीमा और सियाल दोनों में कौन है? सिलिकॉन है। बात समझे? तो आप पढ़ते समय थोड़ा सा क्या करना है? रिलैक्स मूड से पढ़ना है, एकदम आराम से। चलिए आगे हम बढ़े बाबू। चलिए अब बताइए, क्रस्ट का घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, कुल आयतन का कितना % भाग घेरता है भूप्रॉपर्टी? 0.5% भाग। चलिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन चलिए नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। भूप्रॉपर्टी का जो बनावट है 99% भाग
8 तत्वों से मिलकर बना है। भूपट्टी का 99% भाग, हो सकता है 98 भी लिखल हो, हाँ 98% भाग 8 मुख्य तत्वों से मिलकर बना है। कुछ का परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए, 8 तत्वों से मिलकर बना है। कितना परसेंट? 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन हो गया बबुआ रे? पहला हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितना बाबू? 40.6%, 40.6%। और दूसरा हो गया बाबू सिलिकॉन, 27.72%, सिलिकॉन हो गया 27.72। तीसरा हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना होगा? 8.83, 8.83। उसके बाद हो गया चौथा, हो गया कौन सा? चौथा हो गया लोहा, लोहा कितना हो गया? 5%। हाँ चौथा हो गया लोहा, चौथा हो गया लोहा कितना परसेंट? 5%, लोहा हो गया 5%। पाँचवा हो गया कैल्शियम, कैल्शियम हो गया 3.63, कैल्शियम हो गया 3.63, कैल्शियम हो गया 3.63। एक बार रिकॉल कर लेते हैं बाबू, ऑक्सीजन कितना परसेंट? हाँ 46 पॉइंट। देखिए जब से फिर से रिकॉल करें तो आप लोग बुक देखना छोड़ दीजिए ताकि दिमाग पे जोर पड़े, भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए ऑक्सीजन कितना? 46.60। और उसके बाद सिलिकॉन 27.27, 27.27। उसके बाद एल्युमिनियम, हाँ 72, एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम हो गया 8.13। फिर चौथा हो गया लोहा कितना? 5%। फिर हो गया कैल्शियम 3.63, कैल्शियम हो गया 3.63। बात समझे कि नहीं? चलिए लगभग इतने तक में आपका काम जो है ना हो जाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना भी अच्छी बात नहीं है। बात समझे कि ना? और दिमाग रख लीजिए, सोडियम हो गया 2.83 और पोटेशियम हो गया 2.59। ये सब आने वाला नहीं है, ठीक ना? बस 5 गो बहुत हो। हाँ बस। अब यहाँ से क्वेश्चन है बाबू, ऑक्सीजन क्या है? धातु है और धातु है, क्या है? ऑक्सीजन और धातु है। ऑक्सीजन क्या है? और धातु है, एकदम बात सही है। तो और धातु में क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है? गैस है। बात समझे? तो सर्वाधिक बोलेगा भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। गैस में क्या हो गया? ऑक्सीजन। अच्छा दूसरा नंबर पे क्या आता है बाबू? सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन। एक बात बताइए, सिलिकॉन क्या है? धातु है और धातु है, हाँ क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। बोले अगर भूपट्टी पर सर्वाधिक उपधातु कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन है, ठीक ना? ओके ना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है बाबू? 8.13, 8.13%। अच्छा बताइए एल्युमिनियम क्या है? धातु है। बात समझे? तो भूपट्टी पर सर्वाधिक धातु कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन यहीं से देखिए, सब कुछ पूछ लिया, वो लिख ले नहीं है लेकिन पूछ लिया आपसे। केमिस्ट्री भी पूछ लिया आपसे, साइंस भी पूछ लिया, एक साथ 2 चीज़ पूछ लिया आपसे। बात समझे? तो भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। बात समझे? और धातु कौन सा है? सिलिकॉन। हाँ उपधातु, हाँ सॉरी उपधातु कौन हो गया? सिलिकॉन हो गया। चलिए और धातु में गैसीय अवस्था में कौन हो गया? ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़े बाबू। चलिए अब नेक्स्ट पेज को पलट दीजिए, हो सकता है नया बुक पुराना बुक में पेज नहीं हो पलटे। चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं मेंटल की ओर। बताइए ये मेंटल जो है ना मुख्य रूप से किसका बना हुआ होता है? बेसाल्ट का। मेंटल किसका बना है? बेसाल्ट का। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर तक है? 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। अब देखिए वो जो आप लोग ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उसमें जो मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा जो यही मेंटल में पाया जाता है। मैग्मा कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। मैग्मा कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। अच्छा एक बात बताइए बाबू, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। दोनों के विषय में कौन कौन जानते हैं? आराम से एकदम रिलैक्स मूड से, दोनों के विषय में कौन कौन जानते हैं? मैग्मा और लावा, ठीक ना? मैग्मा और लावा बताइए। मैग्मा और लावा के विषय में एकदम आराम से, एकदम कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग डेली सुनते होंगे मैग्मा और लावा। बताइए मैग्मा और लावा के विषय में बताइए। हाँ लावा बन जाता है तो मैग्मा। तो देखिए मैग्मा जो है ना तप्त पिघला हुआ पदार्थ है। मैग्मा क्या है? तप्त पिघला हुआ पदार्थ है। तो पृथ्वी के अंदर कहलाता है मैग्मा, और ऊपर आ गया तो लावा। अब ये सब भूल जाएंगे, भूलने वाला बात है तब ना, कन्फ्यूजन है। आप लोग लावा नहीं फोड़ते हैं? हाँ
लावा तो बाहर ही न फूटता है, हाँ बात समझे, लावा भूंजते हैं, ठीक ना, तो वो हो गया बाहर, ठीक ना, बात समझे कि ना, लावा हो गया बाहर, मैग्मा हो गया अंदर। चल आग के दिन में जब आग तापते रहते हैं तो एक दूगो धान चल जाता है, उसमें तो फूट जाता है। हाँ चलिए अब कैसा हूँ याद कर लेते हैं, ठीक ना। पता है मैग्मा का घनत्व, सॉरी मेंटल का घनत्व कितना होता है बाबू रे, 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा हम पढ़े थे भूपट्टी कितना आयतन घेरता था बाबू, 0.5%, लेकिन मेंटल कितना 83%, कितना परसेंट, 83% स्थान घेरता है, ठीक ना। तो ये सब नहीं पूछेगा। अब आइए कुछ जो है ना असंबद्धता, कुछ असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। अभी क्या है असंबद्धता, क्या है डिसकंटिन्यूटी, क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये वातावरण है, ये वातावरण है, मान लीजिए कभी कभी जो है ना हम ठंड के मौसम में वातावरण में देखते होंगे कुआसा बहुत ज़्यादा है, तो कुआसा क्या कहता है, आर पार देखने में हमको क्या कहता है, दिक्कत देता है, यानी डिसकंटिन्यूटी कहता है, हमारी दिशा में क्या कहता है, डिसकंटिन्यूटी यानी कि अबंधता। ये क्या लिखा है हिंदी में, असंबद्धता। असंबद्धता मतलब क्या हो गया, रुकावट, एक तरह से क्या है, रुकावट। बीच में जैसे ना है ये कागज़ है, कागज़ अभी क्या है अपारदर्शी है, लेकिन ऐसे माथा में घास लेंगे तो क्या हो गया, पारभासी हो जाएगा, कुछ दिखाई देगा कुछ नहीं दिखाई देगा, वही हो गया लगभग, बस समझे असंबद्धता, समझे। तो वहाँ एक सब कोई लिख लीजिए बाबू, कोमा में रेखा मारे गुलाटी, कोमा में रेखा मारे गुलाटी, हाँ ठीक है, कोमा में रेखा मारे गुलाटी, कोमा में रेखा मारे कोमा, कोमा में रेखा मारे गुलाटी। हर कन्फ्यूजन का दवा है मेरे पास, टेंशन नहीं खिले, ठीक ना। कोमा में रेखा मारे गुलाटी, ठीक ना। ए भैया मेरे अभी हम बोल दिए ख़त्म हो गया, अभी बोले सिर्फ लिखिए कोमा में रेखा मारे गुलाटी, ठीक ना। अब देखिए बाबू पहला है क्या, कोनराड, पहला क्या है कोनराड, तो कोना को से हो गया कोनराड, को से हो गया ना बाबू कोनराड, को से क्या हो गया कोनराड। तो कोनराड बांटता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को, कोनराड किसको, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को, बात समझे कि नहीं। कॉपी में लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बुक में कितना कोमा में रेखा मारे गुलाटी तो लिखिए लिए, पूरा एक एक चीज़ को डिटेल करके लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, हाँ हो जाता है, ठीक ना। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, थोड़ा निकाल लीजिए तो आप लोग के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा रोक दीजिएगा कैमरामैन, थोड़ा सा रोक दीजिए 1 मिनट। देखो पहला क्या है बाबू, कोमा, कोमा का को का लो, कोमा का को का लो, क्या लो को का, ठीक ना। कोमा का को का लो, को का लिख के डैश दो, को का लिख के डैश दो। तो ये बांटता है ऊपरी मेटा और सॉरी ऊपरी क्रस्ट और एक मिनट हाँ ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को लिख लो, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट हो गया बाबू। कोनराड, कोका से कोनराड, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, ठीक ना। उसके बाद क्या था बाबू, कोमा, कोका मोआकार, तो मोआकार का लिखो बाबू मोहोसिक, मोहोसिक, डिसकंटिन्यूटी, मोहोविसिक, मोहोविसिक, हाँ 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 सब में असंबद्धता आएगा, सब में असंबद्धता, सब में कॉमन हो गया बाबू। मोहोविसिक लिख लिए ना, मोहोका से हो गया मोहोविसिक, हो गया ना। तो इसमें कौन हो जाएगा बाबू, क्रस्ट और मेटर, 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 निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटर नहीं दिया, उससे नहीं दिया है, कहीं कहीं सही है, सही है, तुम सही है।
अभी हम समझा देंगे और बढ़िया से, टेंशन काहे लेता है। हो गया ना, कोमा खत्म हो गया, कोमा हो गया ना। अब आया रेखा, रेखा है ना, हाँ रेखा से हो गया रेपेटी, क्या हो गया रेपेटी, रेखा से हो गया रेपेटी। ऊपरी मेटल और निचले, ऊपरी मेटल और निचले मेटल को, हाँ ऊपरी मेटल और निचली मेटल को। हो गया ना, रेपेटी हो गया, ऊपरी मेटल और निचले मेटल को हो गया। अब आइए, कोमा में रेखा मारे गुलाटी, गुलाटी से हो गया बाबू, गुलाटी से होगा गुटेनबर्ग, यही है। गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग हो गया निचली मेटल और ऊपरी कोर, 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 निचली मेटल ऊपरी कोर। ठीक ना। अब एक लास्ट बच गया लेहमेन, लास्ट बच गया लेहमेन, लास्ट बच गया लेहमेन। बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। लेहमेन हो गया बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक ना, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, लेहमेन हो गया, ठीक ना। अब सजा दीजिएगा बस। लास्ट में क्लास जब उसको जो है ना, जब क्लास से क्यूज ऑफ होगा ना तो इसको और बढ़िया से मैप बना के समझा देंगे। क्यूज ऑफ होने के बाद टेंशन नहीं लीजिए, तो बढ़िया से हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। अब आइए कोर, अब आइए कोर, केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं बाबू रे? कोर। बताइएगा, कोर में CORE, कोर में किसकी प्रधानता होती है? निकेल और नीफे। कोर को क्या कहते हैं बाबू? नीफे। कोर को क्या कहते हैं? नीफे। अगर नहीं बुक में लिखल है तो लिख लो बाबू, कोर को क्या कहते हैं? नीफे। क्या कि निकेल और फेरस, NiFe, NiFe, NiFe। कोर को क्या कहेंगे बाबू? नीफे, NiFe। Ni मतलब हो गया निकेल, Fe मतलब हो गया लोहा, Fe मतलब हो गया लोहा। हाँ, दोनों मिलके क्या हो गया? नीफे, ठीक ना। तो कोर में किसकी प्रधानता होती है? लोहा और निकेल की, लोहा और निकेल की। इसका औसत घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस अवस्था में? पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है द्रव अवस्था में, द्रव या प्लास्टिक है, द्रव या प्लास्टिक अवस्था में, द्रव या प्लास्टिक अवस्था में, द्रव या प्लास्टिक अवस्था में है। चलिए बताइएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है बाबू? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हाँ 2900 किलोमीटर से नीचे, लगभग 2900 किलोमीटर से लेके 6300। हाँ अंदर में, हाँ जल जाएगा ना। तुम देखो टेम्परेचर इसका, देखो ना कितना रहेगा वहाँ नीचे। 32 मीटर की गहराई में 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ता है। नीचे जो ना 32 मीटर जाओगे ना तो 1 मीटर तापमान बढ़ेगा। इसी देखो, पृथ्वी की जो सबसे निचला भाग है नीफे, ठीक ना, वो किस भाग में? द्रव अवस्था में पिघल गया है। लोहा और निकेल क्या है? पिघल गया है, पिघल के एकदम प्लास्टिक फॉर्म में हो गया है। बस समझे, काहे वहाँ का टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है, ठीक ना। इसीलिए जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो देखना ना पूरा आग निकलता है ना। इसलिए काहे को वहाँ जो है ना तप्त एकदम द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड भी नहीं कर सकते हो, वो प्लास्टिक फॉर्म है, ठीक ना, जैसे लेई वगैरह नहीं होता है उस फॉर्म में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6370। कितना है? 6370। कितना है? 6370। बताइए, पृथ्वी के स्तरीय क्षेत्र में सबसे नीचा क्षेत्र कौन है? जॉर्डन या मृत सागर? जॉर्डन या सबसे नीचा क्षेत्र कौन है? जॉर्डन या मृत सागर, ठीक ना। आगे बताइएगा, पृथ्वी को गोल किसने बताया था? पृथ्वी को गोल किसने बताया था? पाइथागोरस ने। किसने बताया था? पाइथागोरस ने। एक दिन सेट में आया था आप लोग का क्वेश्चन, पूजा याद है रहे? ये क्वेश्चन एक दिन सेट में आया था, अरस्तु लिया था। हाँ, एक दिन प्लेटफॉर्म के सेट में आया था, आंसर लिया था, अरस्तु लिया था, ठीक ना।
ऑप्शन में पाइथागोरस नहीं था, क्या था? अरस्तु। मतलब ऑप्शन में पाइथागोरस नहीं था तो लिया था अरस्तु, तो देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मुख्य रूप से आंसर होगा पाइथागोरस, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन। पृथ्वी नारंगी के समान है, किसने बताया था? न्यूटन। लेकिन बोला था पृथ्वी नाशपाती के समान है, किसने बताया? जेम्स जीन। किसने बताया था? जेम्स जीन। किसने? जेम्स जीन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपको जो है ना, ये आपका खत्म हो गया चैप्टर नंबर 4। अब आए हैं हम चैप्टर नंबर 5 की ओर, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा वहाँ टाइम लग गया ना, कोमा में रेखा मारी गोलाटी, वहाँ टाइम लग गया ना थोड़ा। चलिए, पृथ्वी पर स्थल भाग कितना परसेंट है? पृथ्वी का स्थल भाग, हाँ 29%। कितना परसेंट? 29%। और जल कितना है? 71%। और जल और स्थल का अनुपात कितना है? 3:7। कितना है? 3:7। बताइएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में जल कितना परसेंट है? उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान से सुनिए, देख क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कितना है? 61%। और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा कितना है? 81%। चलिए एक यहाँ क्वेश्चन है, ठीक ना, यहाँ से एक समझा के, अच्छा ठीक समझा। चलिए, पृथ्वी पे जल की मात्रा कितना है? 61%। पृथ्वी पर जल की मात्रा सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कितना है? 61%। और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। बताइए किस गोलार्ध में, हम लोग किस गोलार्ध में हैं? अधिकांश महादेश जो है ना उत्तरी गोलार्ध में है, एकमात्र ऑस्ट्रेलिया जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में, बस समझे, बाकी सब किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। का भी कुछ रेखा काट लेता है क्या सर? ये हाँ, तो विषुवत रेखा जो है ना अफ्रीका से होकर गुजरता है ना, विषुवत रेखा अफ्रीका से गुजरता है ना, ठीक ना। चलिए अब यहाँ समझिए, अब एक बात बताइए, कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में तापांतर ज़्यादा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर ज़्यादा होगा? तापांतर मतलब समझते हैं, दिन और रात के तापमान इतना, बताइए दिन और रात के तापमान में अंतर कहाँ ज़्यादा होगा? हाँ, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होगा। पूछे का है? पानी जल्दी गर्म होगा कि ज़मीन जल्दी गर्म होगा? पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। हाँ, दोनों में कौन जल्दी गर्म होगा? हाँ, आप देखिए धूप अधिक रहता है, हाँ ठीक ना, आप ज़मीन पे पैर रखेगा वो जलेगा कि पानी में पैर रखेगा? तो ज़मीन में ज़्यादा कौन होगा? ज़मीन। यानी कि ताप उतना जल्दी गर्म नहीं होगा, पहले स्थल गर्म होगा तब होगा कौन गर्म? जल। बात समझें? तो नहीं, ठीक ना, स्थल जो है ना जल्दी गर्म होगा और जल जो है ना लेट से गर्म होगा। तो स्थल जल्दी गर्म होगा तो ठंडा होगा भी जल्दी, इसलिए दिन और रात के तापमान में अंतर होगा कहाँ? स्थल भाग में। बात समझें? ज़्यादा, ठीक ना। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तापांतर क्या होगा? अधिक होगा। तापांतर मतलब दिन और रात में अंतर हम यहाँ बोल रहे हैं, ठीक ना। उसी पर दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पानी गर्म जो होगा ना, पानी जो गर्म होगा लेट से होगा और ठंडा भी होगा लेट से, तो वहाँ तापांतर कम होगा। बात समझे कि नहीं? लिखल होगा, हो सकता है कहीं लिखल हो सकता है लिखल हो। चलिए, पृथ्वी का सबसे, बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई किसका है बाबू? एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का। कितना है? 8850 मीटर। बताइएगा मेरियाना सबसे गहराई, पृथ्वी पर सबसे गहनतम बिंदु कौन है? मेरियाना ग्रत। कितना है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। अब आइए चट्टान कितने भाग होता है बाबू रे? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, चट्टान हो गया आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। कौन चट्टान? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब आइए बाबू आग्नेय चट्टान की ओर। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान, ठीक ना। हाँ है, चलिए आग्नेय चट्टान, हम जब बोले ना आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है, नाम क्या है? आग्नेय। आग, नाम क्या है? आग्नेय। आग्नेय किससे बना? आग से। आग कब निकलता है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब ना। हाँ, तो ज्वालामुखी उद्गार में क्या निकलता है? लावा या मेग्मा। नीचे मेग्मा, ऊपर लावा। तो देखिए पहले लाइन लिखल है, मेग्मा या लावा के जमने से बनते हैं। आग्नेय चट्टान किससे बनेगा? मेग्मा या लावा के जमने से, ठीक ना। अब जो बात बताएंगे ना बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।
जैसे वो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्मामाइट हो गया, डायोलाइट हो गया, ग्रेबो हो गया। ये सब कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। सिंपल सा बोल देगा निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये सब कौन सा चट्टान है? आग्नेय। ग्रेनाइट और बेसाल्ट कौन सा चट्टान है? आग्नेय। पेग्मामाइट और डायोलाइट, पेग्मामाइट और डायोलाइट कौन सा चट्टान है? आग्नेय। कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? लेकिन अब यहाँ से अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको समझिए। यहाँ अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा बढ़िया ट्रिक है। अब यहाँ देखिए आग्नेय जो ना परत रहित है, परत रहित है। परत रहित काहे कि मेग्मा जो जमा ना, मेग्मा के जमने से नहीं हुआ है। अब मेग्मा के जमने से हुआ। अब परत एक दिन में थोड़ी न बनता है, हैं? लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। जैसे यहाँ धूलकण है, धूलकण लाखों करोड़ वर्ष के बाद एक परत बनाएगा, लेयर बनाएगा, ठीक ना। लेकिन ज्वालामुखी उद्गार हुआ और जमा तो उससे बन गया कौन चीज़? चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो इसमें परत नहीं होगा, परत रहित होगा, परत रहित होगा। आग्नेय चट्टान क्या है? परत रहित। अब परत रहित है तो जीवाश्म रहित भी होगा, परत रहित और जीवाश्म रहित। ये दोनों क्वेश्चन क्या हुआ रे? मतलब चलो हाँ, तो ये क्या है? परत रहित है और जीवाश्म रहित है, ठीक ना। ये एक याद रखिएगा दोनों, ठीक ना। अब कठोर होता है, ज़्यादा कठोर होता है। जमा है ना, जमा है ना, तो जमने से क्या हो गया? कठोर अधिक है। बात समझे कि नहीं? कठोर अधिक है। तीन क्या हुआ? तो काहे ऐसे कर रही है, हैं? चलिए अब आइए बेसाल्ट बताइए। बेसाल्ट में किसकी प्रधानता ज़्यादा होती है? लोहा की। अब बताइए काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ? बेसाल्ट से। किसकी हुआ है? बेसाल्ट से। आगे हम बढ़े, चलिए बताइएगा पेग्माटाइट जो है ना कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ? कोडरमा। झारखंड में कोडरमा। अब किस खान में? अबरक में। कौन सा सेल में? अबरक सेल में। कौन सा सेल में? अबरक। यानी कि पेग्माटाइट से क्या प्राप्त होता है? अबरक। पेग्माटाइट से क्या प्राप्त होता है? अबरक। पेग्माटाइट से क्या प्राप्त होता है? अबरक। तो यहाँ एक डाटा देख लीजिए, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किस में होगा? कायांतिक चट्टान को ही कहेंगे हम, रूपांतरित चट्टान। देखिए जब आग्नेय चट्टान पे ताप और दाब देंगे, क्या देंगे? ताप और दाब देंगे तो वो बदल जाएगा रूप। बात समझिए, कायांतरिक चट्टान में। कौन सा चट्टान में? कायांतिक चट्टान। इसी को कहेंगे हम रूपांतरित चट्टान। बात समझे? कब बदलता है? जब आग्नेय चट्टान पे ताप और दाब दिया जाता है तो लाखों करोड़ों वर्षों बाद बदल जाता है। जैसे है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट वो है जो घर में आप लोग लगाते हैं, ग्रेनाइट, ठीक ना। जब वो सब प्रतीक है किसका? पैसा का। बात समझे? चलिए ग्रेनाइट बदलता है कौन सी में? नीस में। ग्रेनाइट बदलता है नीस में। ग्रेनाइट बदलता है नीस में। और साइनाइट बदलता है साइनाइट नीस में। ग्रोबो सर्पेंटाइन, ठीक ना। हाँ, ग्रोबो सर्पेंटाइन। अब बेसाल्ट बदलता है सिस्ट में। बेसाल्ट सिस्ट में। तो देखिए बेसाल्ट को बदलता है सिस्ट में तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, आराम से। बेसाल्ट में वो हटा दीजिए, साल्ट आया। बेसाल्ट का शुरू का बो का हटा दीजिए तो क्या आया? साल्ट में हल्सी का लगा दे, सिस्ट हो गया। तो बेसाल्ट से बना कौन? सिल्स, ठीक ना। अब बिट्यूमिनस कोयला बनेगा ग्रेफाइड में। बिट्यूमिनस कोयला बदलता है कौन सी में? ग्रेफाइड में। बिट्यूमिनस कोयला बदलता है ग्रेफाइड में। बिट्यूमिनस बदलता है ग्रेफाइड। बात समझे? चलिए अगला है आग्नेय चट्टान जो है ना। आग्नेय चट्टान का जब उद्गार होता है, सुनिए पहले, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? मेग्मा से। अब मेग्मा कहाँ से निकलता है? मेटल से। तो मेटल से मेग्मा निकल रहा है ना, वो बीचे में जो है ना, ऊपर से निकल रहा है, वो बीचे में कहीं जम जाता है। अब जब बीच में जम जाएगा तो विभिन्न चट्टान का नाम होगा। बेतोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, फेकोलिथ हो गया, सील हो गया, डाइक का निर्माण करेगा। जब मेग्मा का उद्गार होगा तो वो पृथ्वी के ऊपर नहीं आया, वो बीचे में कहीं जो है ना, नहीं पता, सामान लेने भेजिएगा उधरे रह गया। बस समझा? या पढ़ने के लिए भेजा, बस उधरे रह गया। जैसे अभी मान लें यहाँ से अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए, उधरे रह गया। तो हाँ,
नहीं ना, दिल्ली ना, विदेश भेजिए ना, यहाँ काट रखिएगा, ठीक ना। तो आग्नेय चट्टान का जब उद्गार होता है कहाँ से, मेटल से हुआ, ठीक ना, तो वो पृथ्वी पर ना आके पृथ्वी नीचे ही का अगर जमा हो गया तो विभिन्न आकृति का निर्माण करेगा, जैसे बेथोलिक। कौन सा? बेथोलिक। तो बेथोलिक जो है ना सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। पूछेगा क्वेश्चन, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है? बेथोलित। कौन है? बेथोलित। जैसे गांव का जो बोतू बच्चा है वो ज़्यादा नाम कहता है, ठीक ना, कहता है कि ना, हमारे गांव में तो इसका खासियत है, ठीक ना, बेथोलित, ठीक ना। आई कैसी चट्टान है? पताली चट्टान। हम अभी बताएं ज़मीन के नीचे ही जो है ना, ज़मीन के नीचे ही जम जाता है, इसलिए क्या हो गया? पताली, पताले में, नहीं, पताली चट्टान है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से भी ये झक्कास क्वेश्चन पूछता है, इसका आकार कैसा होता है? गुंबद रूप में होता है। कैसा होता है? गुंबद रूप में। हम एगो ट्रिक बनाए हैं इसका, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हाँ हाँ, आप लोग नहीं समझेंगे, हम बोर्ड पे लास्ट में समझा देंगे, ठीक ना। लिख लिए, बैगू छक्को सब पुलिस में फैल। बैगू छक्को सब पुलिस में फैल। हाँ, पॉलिस लिखेगा, पुलिस नहीं लिखेगा, पॉलिस। बैगू छक्को, ट्रिक है, बैगू छक्को, वो एका गो सुको, बैगू छक्को, छो आधा को का छक्को, हाँ, सब पुलिस में फैल। पॉलिस, पोआका आध चंद बिंदु लो हंसी का सौ, पॉलिस में फैल, ठीक ना। बैगू छक्को सब पॉलिस में फैल, पुलिस लिख दीजिए ना, हम वहाँ सुधार लेंगे, पुलिस में फैल, ठीक ना। पुलिस, आप देखिए फॉरेन मूवी देखिएगा ना तो पुलिस ने बोलेगा, पॉलिस लिखा रहेगा उसका, देखिएगा ध्यान से। हम इसको समझा लेंगे क्यूज के बाद, आप लोग को बढ़िया समझा देंगे, ठीक ना। चलिए, अब स्टॉक किसे कहते हैं? छोटे 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 बेथोलिक को स्टॉक कहते हैं। छोटे आकार के बेथोलिक को क्या कहते हैं? स्टॉक। छोटे आकार के बेथोलिक को क्या कहते हैं? स्टॉक। आप लोग मेरे दरवाजा को देख लिए ना। चलिए, लेकोलिथ जो है ना, लेकोलिथ जो है ना किस रूप में जमा होता है? गुम्बद आकार का है। बेकोलिथ किस आकार का है? गुम्बद आकार का। लेकोलिथ किस आकार का है? गुम्बद आकार का। लेकोलिथ किस आकार का है? गुम्बद आकार का। अब फिर लेकोलिथ जो है ना गुम्बदे रूप में है। सुनो पहले, लेकोलिथ गुम्बदे रूप में है, लेकिन ऊपर से देखने पर वो छतरी नुमा दिखाई देता है, ठीक ना। लेकोलिथ है गुम्बद रूप में, लेकिन ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? छतरी नुमा। कैसा दिखाई देता है? छतरी उपमा। अब है लेपोलिथ। लेपोलिथ जो है ना तस्करी का आकार का दिखाई देता है। लेपोलिथ कैसा दिखाई देता है? तस्करी रूप में। लेपोलिथ कैसा दिखाई देता है? तस्करी रूप में, ठीक ना। लेपोलिथ कैसा दिखाई देगा? तस्करी रूप में। अब बेथोलिथ कैसा दिखाई देगा? गुम्बद। बेथोलिथ गुम्बद, बेथोलिथ गुम्बद। लेकोलिथ छतरी, लेकोलिथ छतरी, लेकोलिथ छतरी। लेपोलिथ तस्करी, लेपोलिथ तस्करी, लेपोलिथ तस्करी। और फैलोलिथ लहरदार आकृति, फैलोलिथ लहरदार आकृति, फैलोलिथ लहरदार आकृति, फैलोलिथ लहरदार आकृति। सील हो गया समांतर, सील हो गया समांतर, सील हो गया समांतर, सील हो गया समांतर। डाइक हो गया लंबवत, डाइक हो गया लंबवत, डाइक हो गया लंबवत, डाइक हो गया लंबवत। अब आइए अवसादी और कांतिक चट्टान। अब आइए अवसादी जो है ना, अवसादी चट्टान पहले। अब आइए अवसादी। क्या कहता है? प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती है, बाद में दबाव और रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये अवसादी में बदल जाता है। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या क्या है बाबू रे? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। अवसाद से नाम क्या है? अवसादे। और नाम सुनिए पहले, नाम क्या है? अवसादे। यानी कि कौन चीज़ से जमा होगा? अवसाद से निर्माण होगा। अवसाद हो गया पेड़ पौधा आ गया, जानवर हो गया, ये सब अवसाद को ही क्या कहेंगे हम? जीवाश्म। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। बताइए इस जीवाश्म युक्त है या नहीं है? परत रहित या परत सहित? परत सहित। परत होगा, जीवाश्म है ना, जीवाश्म परत रहेगा, परत सहित हो गया, परत सहित हो गया, जीवाश्म सहित हो गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा है, हम जितना बात बोल रहे हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। आगे चलिए, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, कंग्लोमरेट हो गया, ठीक ना। ये सब कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान है?
जो सीमेंट सब बनता है ना, यही सीमेंट हो गया, कोयला हो गया, अवसादी चट्टान है। चलिए, अब खनिज तेल जो है ना, खनिज तेल जो निकलता है, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब किस चट्टान से निकलता है? अवसादी चट्टान से। किस चट्टान से? अवसादी। पेट्रोल सब जो निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टान से, याद रखिएगा। समुद्री मछली तछली मर जाता है, वही सब पेट्रोलियम बात सही है। बताइएगा, आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला किस पत्थर का बना है? बलुआ पत्थर से। कौन सा पत्थर से? बलुआ, लाल बलुआ पत्थर से, ठीक ना। अब आइए कायंतिक चट्टान। कौन सा चट्टान? कायंतिक चट्टान। ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण, ठीक ना, रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान रूपांतरित हो जाता है। ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है, ठीक ना। किस चट्टान में? कायंतिक चट्टान में। कभी कभी कायंतिक न लिख के आपको लिख देगा रूपांतरित, तो दोनों एक ही है। बात समझे कि ना? जिसका रूप बदल गया हो गया रूपांतरित या कायंतिक। नहीं, माया बदल देगा काया, ठीक ना। चलिए, स्लेट अब यहाँ देख लीजिए, बलुआ पत्थर बदलता है कौन चीज बाबू रे? क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। सेल बदलता है स्लेट में, सेल बदलता है स्लेट में। ध्यान से समझिएगा बबुआ, सेल बदलता है स्लेट में, स्लेट बदलता है नहीं, सेल बदलता है स्लेट में, स्लेट बदलता है फाइलाइट में, स्लेट बदलता है फायराइट में, स्लेट बदलता है फायराइट में, स्लेट बदलता है फायराइट में। अब फायराइट बदलता है सिस्ट में, फायराइट बदलता है सिस्ट में। सेल बदलता है स्लेट में, 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 स्लेट बदलता है फायराइट में, स्लेट बदलता है फायराइट में, स्लेट बदलता है फायराइट में। फिर फायराइट बदल के सिस्ट हो जाएगा। बात समझे कि ना? सेल स्लेट, सेल स्लेट, सेल स्लेट, सेल स्लेट, सेल स्लेट, स्लेट फायराइट, स्लेट फायराइट, स्लेट फायराइट, स्लेट फायराइट, फायराइट सिस्ट, फायराइट सिस्ट, फायराइट सिस्ट, सेल स्लेट, सेल स्लेट, सेल स्लेट, सेल स्लेट, सेल स्लेट, स्लेट फायराइट, 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 फायराइट सिस्ट, फायराइट सिस्ट, फायराइट, फायराइट सिस्ट, फायराइट सिस्ट, फायराइट सिस्ट। क्या द्वार है कि बकबक हल करवा रहा है? सेल स्लेट, सेल स्लेट, फायराइट, फायराइट सिस्ट। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्या, हम लोग पढ़ लिए क्या? चट्टान पढ़ लिए। अब आइए हम लोग कहाँ? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की ओर प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे कदमों से, ठीक ना। चलिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल्केनो। चलिए ज्वालामुखी। भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप, अन्य गैसें बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं हम? ज्वालामुखी। अच्छा एक बात बताइए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के, सुनो, ज्वालामुखी का जो मुख है ना, ज्वालामुखी का जो मुख है उसको कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? और वो मुख कैसा होगा? कप के नियर। हाँ, कीप कप दोनों है, ठीक ना। यहाँ लिख लिए कप, तो कपे न बोलेंगे। हाँ, कप के आकार के मुख को, ठीक ना। अब बात समझेंगे ना? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहेंगे? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहेंगे? क्रेटर। ज्वालामुखी का मुख कैसा होगा? कीप आकार का। कैसा? कीप आकार का या कप के आकार का, ठीक ना। आगे बढ़े। बाहर अब जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, बहुत सारा एकदम हवा, मतलब पूरा वहाँ का जो है ना हवा चढ़ेगा, एकदम पूरा आसपास जो तबाही मचा देगा जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो बताइए, हवा बाहर उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे टुकड़े में बदल जाता है। हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होके छोटे टुकड़े में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सिंडर। किसे क्या कहते हैं? सिंडर। देखिए, ऊपर उड़ा, नीचे जैसे ज़मीन पर गया वो चकनाचूर हो गया,
छोटा छोटा टुकड़ा में बदल गया तो उसको क्या कहेंगे हम? सिंडर। क्या कहेंगे? सिंडर। उसे क्या कहेंगे? अच्छा बताइए, वो जो मैग्मा है ज़मीन के अंदर है तो उसको क्या कहेंगे हम? मैग्मा। और जब ज़मीन के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लावा। क्या कहलाएगा? लावा। वही लावा अगर छोटा छोटा रूप में बदल गया तो क्या? सिंडर। वही लावा छोटा छोटा रूप में बदल गया तो क्या हो गया? सिंडर। और ज्वालामुखी के मुख को क्या कहेंगे? क्रेटर। क्रेटर। और क्रेटर का आकार कैसा है? कप आकार का, कीप या कप के आकार का। एनी डाउट? समझ रहे हैं? एक बार बोलिए जोर से, हर हर महादेव। ना दम नहीं है आप लोग में, चलिए हम ही है, ठीक, चलिए। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, सबसे ज़्यादा उसमें किसका, ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है? नहीं, जलवाष्प। ज्वालामुखी के उद्गार में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प। सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प। सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय हो गया, प्रसुप्त हो गया और शांत। सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। ठीक ना? अब क्या हुआ, अभी तक जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 बताया गया। कितना? 500। कितना? 500। कितना? 500 बताइएगा। याद रखिए, इटली का एटना और स्टाम्बेली, इटली का एटना और स्टाम्बेली कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा जानते हैं? हाई एग्जाम इस यहाँ से क्वेश्चन आता है, लगभग पूछता है, निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? निम्न में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना? तो चलिए